नमस्कार, शाम 7 बजे के बुलेटिन में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए लोगों से इसे अपनाने की अपील की। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सामूहिक मुहिम की जरूरत पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर जताई खुशी। पीएम मोदी ने कहा कि यह अभियान देश की सामूहिक चेतना का बन गया है अंग। पहले भारत रक्षा उपकरणों का था सबसे बड़ा खरीदार और अब 85 देशों को कर रहा है निर्यात। गृह मंत्री ने लैंडपोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। अमित शाह ने भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन का किया आह्वान। मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा कि भारत के हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर करना होगा काम। और दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के सामने रखा 260 रन का लक्ष्य। जवाब में भारत की खराब शुरुआत, गंवाए 3 विकेट। और अब समाचार विस्तार से। देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो रही है। यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट या इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की और साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग करने को कहा गया है। देश में संचार क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों ने जहां जीवन को आसान करने का काम किया है, वहीं इससे नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट का आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। हर वर्ग और हर उम्र के लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के अपराध करने वाले लोग आपसे जुड़ी कई जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस तरह के अपराध से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन से छात्रों को इस मुहिम में जोड़ने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए जनता को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से साइबर फ्रॉड से बचने की मुहिम में जुटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और देश एनिमेशन की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आने वाले समय में युवाओं से भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की और साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए देश को नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल पावर हाउस बनाने का भी आग्रह किया। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नए नारे के साथ नया भारत हर एक चुनौतियों का काफी मजबूती के साथ सामना कर रहा है। अब देश का नागरिक हर एक चुनौती को अवसर के रूप में देख रहा है और नवाचार कर नए मुकाम हासिल कर रहा है। एनिमेशन का क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां नई तकनीक के जरिए देश काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूँगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी केवल नीति ही नहीं है, ये हमारे जज्बे को दिखाता है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश में आज हर गली मोहल्ले से नवाचार की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत के कदम को लेकर युवाओं से सोशल मीडिया पर #आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ अपने पोस्ट साझा करने को कहा। साथ ही देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत को एक उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी समेत भाजपा के कई और नेता उपस्थित रहे। अमित शाह ने लोगों को सदस्यता पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 2026 में यहां भाजपा की सरकार बनना बहुत जरूरी है। रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार। कट मनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है, उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है। चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको
बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा उद्देश्यों के लिए काम करती है, परिवार के लिए काम नहीं करती। अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरे पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना। हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखते। हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है। भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के लैंडपोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। ये यात्री व्यापार और यात्री आवाजाही को आसान बनाएगा। और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है कि जब इस घुसपैठ को रोक लगेगी। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बार फिर से घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असम में पिछले 2 महीने में 138 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से घुसपैठियों की पहचान करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की। Last 2 months we have detected 138 infiltrators and we have pushed them back. Assam and Tripura we are working very closely, we are detecting people. If Bengal government is also start detecting people, I think this will be a well orchestrated and this will be a systematic effort. और यहाँ बुलेटिन में फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के दावे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बीजापुर जिले के 10 नए तालुका में आपको बता दें कि किसान खेती कर रहे हैं। किसानों की जमीन को वहां पर वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है और जिस जमीन को मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों में भी वक्फ बोर्ड का नाम शामिल किया गया है। जमीन पर मालिकाना हक न होने की वजह से किसान को जमीन पर कृषि ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। वक्फ बोर्ड के इस दावे के बाद किसानों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। भाजपा ने देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच की मांग की है। में एक तहसील के अंदर 1200 एकड़ लैंड को ये कब्जा कर रहा है। कौन? ये वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के आस्ती है, इसलिए वो हमारे को चाहिए बोल के नोटिस दिए हैं। डीसी ऑफिस से नोटिस गए हैं। और एक मिनिस्टर जमीर अहमद वो बोल रहा है नहीं, वो किसान का होगा, किसका भी होगा, देखेंगे हम, वो वक्फ बोर्ड का असेट होगा, इसलिए वो नोटिस दिया है। 3rd पोजीशन में वक्फ बोर्ड का असेट्स पूरा देश में है। इतना जमीन, इतना लैंड उनको कैसे मिला, उसके बारे में पूरा एक अच्छा तरफ से इंक्वायरी होना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कानूनी सलाहकार ने पूरे मामले को चुनावी राजनीति का हिस्सा बताया है। There is an act which governs how the property becomes a Waqf property. There is a process provided under the Waqf Act. It's a legal process. No such thing has happened. The way he is projecting. Every time there is some kind of electoral or elections, they come up with these kind of divisive statements. वहीं कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रमुख जमीर अहमद खान ने कहा है कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की काफी जमीनों पर अवैध कब्जा है, जिसको लेकर बोर्ड कार्रवाई की मांग उठा रहा है। वक्फ फास्ट ये 1,12,000 एकड़ है, उसके अंदर हमारे हाथ में कितना है? वक्फ के हाथ में खाली 23,000 है। बचत की पूरा इंक्रोचमेंट हुआ है, कुछ खाता होना है, और ज्यादातर करके मुसलमान का इंक्रोचमेंट है, ज्यादातर मुसलमान का एक्वायर है। हम हर एक को जो भी है लीगल जो भी है, हम अभी कोई भी रहने दो, अभी फार्मर छोड़ दो, आप किसान छोड़ दो, अभी आपकी भी अगर प्रॉपर्टी किसकी भी आम आदमी की अगर है ना, तो हम लोग ले सकते क्या? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। एनसीपी ने गेवराई निर्वाचन क्षेत्र से विजय सिंह पंडित, फलटन से सचिन सुधाकर पाटिल, निफाड से दिलीप काका बनकर और पारनेर निर्वाचन क्षेत्र से काशीनाथ दाते को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र चुनाव में किस सीट ने किस नेता को टिकट मिलेगा, इस पर घमासान जारी है। और इस बीच एनसीपी एसपी ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को नवाब मलिक की बेटी और एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक के खिलाफ अनुशक्ति नगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। और अभी तक महायुति ने 215 उम्मीदवारों और महाविकास आघाड़ी ने 243 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी बढ़ गई है और महाराष्ट्र के पुणे जिले के कोथरूड विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव का असर देखने लगा है। कोथरूड को पुणे का शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। यहाँ केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जो आधी आबादी के जीवन को समृद्ध बना रही हैं। यहाँ की महिलाओं से बातचीत कर योजनाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। ये पुणे का कोथरूड विधानसभा क्षेत्र है। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि यहाँ इकट्ठा हुई हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के यहाँ क्या क्या मुद्दे रहे हैं जो कि आपने बीते 5 सालों में देखा है। युति का सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो लाडली बहन है हमारी, वो योजना लाई है और सभी महिलाओं को इसका बहुत फ़ायदा हो गया है। क्योंकि
इन्होंने सरकार ने हमें 1500 रुपये दिए हैं हमारी लाडली बहनों के लिए। तो विधानसभा के इस चुनाव में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और ज़्यादातर महिला क्या रहती हो ससुराल से मैके, मैके से ससुराल जाती है, तो उनके ज़्यादा ज़रूरत रहती है बस की, तो बस में 50% अलाउ किया गया है इस सरकार ने। बहुत गारंटी के साथ कहती हूँ कि हमारा महाराष्ट्र महिलाओं के हर सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तात्पर्य है। ये महायुति सरकार हर योजनाएं तो मिली हैं हमें, पर हम खुद भी क्रिएट कर रहे हैं। महिलाएं खुद का अपना उद्योग बना रही हैं, खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं। बचत गट है, स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट ये जो आज आया है, मैं आपको सबसे बताती हूँ कि इतना योजना, इतने सारी योजनाएं हैं। उज्ज्वला गैस आया है, लाड़की बहन योजना आया है। हर महाराष्ट्र की महिला को एक शक्ति मिली है। जो महिला आज उनका ना खाता भी नहीं था, आज उनका खुद का एक आइडेंटिटी हो गया है। हमारे यहाँ मेट्रो हो चुकी है और इस बदलाव का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है, हमारी मेट्रो एक महिला भी चलाती है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं ने खासकर जो महिला हैं उन महिलाओं की जो ज़रूरतें, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया है, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, पुणे। और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की उपज को खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोदी जी के सरकार द फार्मर्स इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, हम एक एक दाना हम आपसे खरीद लेंगे। स्पेस जो भी ज़रूरत है, जगह का ज़रूरत है, वो ज़रूरत हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम में हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात का दौरा करेंगे, जहां वो अपने स्पेन के समकक्ष पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स C-295 विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है। भारत में अलग अलग स्थानों पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाने की निजी क्षेत्र की पहली यूनिट शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का सोमवार को उद्घाटन करेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कॉम्प्लेक्स C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। C-295 परियोजना के तहत 56 विमानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 16 विमान एयरबस के जरिए सीधे स्पेन से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। TACL इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस प्रक्रिया में विमान के निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और उसे सक्षम बनाने से लेकर डिलीवरी व रख रखाव तक शामिल है। 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। अब वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है C-295। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का ये नया मालवाहक विमान है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस विमान को बनाया जा रहा है। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 5000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक का जो वजन है इस विमान के अंदर लेकर जाया जा सकता है। सोमवार को दोनों देशों के प्रमुख मिलेंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ौदा को विशेष तौर पर सजाया गया है। बड़ौदा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक एक रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में गुजरात वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का स्वागत करेंगे। दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बड़ौदा के जो निवासी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँचेंगे और उसके लिए लगातार जो तैयारियाँ हैं वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत के विकास की जो गाथा है वो इस रोड शो में आपको दिखाई देगी। भारत की संस्कृति, इसके अलावा गुजरात का कल्चर, गुजरात का डांडिया,
वो भी रोड शो के दौरान देखने को मिल सकता है। रोड शो और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के प्रमुख भारत और स्पेन के संबंधों को एक नई ऊंचाई देने के साथ देश विदेश के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेंगे। वडोदरा से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को आयुर्वेद दिवस पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इसके दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। और इसको लेकर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि इस दिन दुनिया भर में आयुर्वेद को लेकर कार्यक्रम होंगे। और इस साल आयुर्वेद दिवस की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार है। बता दें कि साल 2014 में मोदी सरकार में ही आयुर्वेद मंत्रालय की स्थापना हुई थी, जिससे देश का स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक लाभ भी हो रहा है। 29 तारीख को दुनिया भर में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव जी। सर, क्या तैयारियां हैं 29 तारीख को लेकर और इस बार आयुर्वेद दिवस में क्या खास रहने वाला है? 29 तारीख को हमारे ये जो हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके हाथों से और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा फेज 2 यहाँ पर बनाया गया है, लगभग 55,000 स्क्वायर मीटर का जो बना हुआ है, उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ये बारी जो हमारा आयुर्वेद का जो थीम है वो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। ये थीम लेके हम ये साल हमारा आयुर्वेदिक दिन मना रहे हैं। आयुर्वेद का लोहा इस समय दुनिया मान रहा है और खासकर भारत ने जिस तरीके से काम किया है उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। आपको लगता है इस तरीके से लगातार सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, भविष्य आयुर्वेद का बहुत सुनहरा है? जब से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने 2014 में ही यहाँ पर आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जो कि पहले नहीं थी। 2014 के पहले इसका जो बजट था वो 250 करोड़ से भी कम था, लेकिन आज की स्थिति में 2024 में इसका बजट लगभग 3,400 करोड़ के पास वहाँ पर पहुँच गया है। जो हमने आयुष वीज़ा निकाला है उसके तहत हजारों लोग बाहर के देश से हमारे देश में आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए भी आ रहे हैं। तो आयुर्वेद एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और जिसको लेकर भारत सरकार लगातार काम करते हुए नजर आ रही है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आर्थिक तौर पर भी इसमें भारत को फायदा हो रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है बुलेटिन में। त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भारी भीड़ उमड़ती है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेल अथक प्रयास कर रहा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच आज बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रवाना हुई, जिसमें मुसाफिरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आप उनकी ये रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिवाली और छठ के मौके पर भीड़ को नियंत्रित करना रेलवे के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन रेलवे ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं और अभी हम दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पे खड़े हैं। जो यात्री स्लीपर और एसी से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए गेट नंबर 7 और गेट नंबर 10 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जिन यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 15 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जाना है अजमेरी गेट साइड के द्वारा, वे लोग गेट नंबर 8, गेट नंबर 9 एवं गेट नंबर 11 का प्रयोग करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 1 पुल की व्यवस्था से जा सकते हैं। हमने मुसाफिरों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पहले रेलवे के टिकट मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, इस बार प्लेटफॉर्म पर आराम से पहुंचे क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आराम से हम अपने सीट तक आकर बैठ गए हैं और किसी भी तरह की जद्दोजहद की जो है वो सामना मुसाफिरों को करना नहीं पड़ रहा है। प्लेटफार्म पे आए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई भगदड़ नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्टेशन पर भी आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, व्यवस्था भी अंदर में भी ट्रेन के अंदर बहुत अच्छा किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो जितना भीड़ भाड़ होती थी उतना भीड़ भाड़ नहीं होती है, इस पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये देखिए कि ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है। सुरक्षा कर्मी है, आरपीएफ के जो जवान है वो व्हिसिल बजा रहे हैं और प्लेटफॉर्म के पास किसी भी व्यक्ति को फटकने नहीं दिया जा रहा है। और दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के बगल से मुसाफिर यहाँ से क्रॉस जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है और बिल्कुल साफ सुथरा ट्रेन यहाँ पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से रवाना हो चुका है अपने गंतव्य के लिए। दिवाली के मौके पर जो लोग अपने घरों में जाकर, अपने गांव में जाकर जो दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय रेल ने एक बेहतर इंतजाम किए हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली।